ओके, सो न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक हमें लगता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद भी क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस चैप्टर में हम जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्पिन के आधार पर होता है। फर्मियन और बोसोन, इनके बारे में हमने सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। सो सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद रखनी है और इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में आपको वही पूछे जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर होता है, मतलब 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, 5/2 हुआ, उन्हें हम फर्मियन कहेंगे। और ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन जो है वो इंटीजर होता है, यानी कि 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन होता है, उन्हें हम बोसोन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो फर्मियन होते हैं, क्योंकि इनका स्पिन हाफ होता है। और फोटोन, उसका स्पिन 1 होता है, तो वो बोसोन हो गया। आपको टेबल में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फोटोन यहाँ पर देखो अभी पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी पढ़ लिया था। ये वाला पार्ट देखिए, ये क्योंकि नेचर में 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबका क्वांटा होता है। तो यहाँ पर जो वीक फोर्स होता है उसका जो क्वांटा होता है, जैसे लाइट का क्वांटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसका क्वांटा का नाम रखा गया फोटोन। उसी तरह से ये जो वीक फोर्स होता है उसका भी क्वांटा होता है, उसका नाम रखा गया गेज बोसोन, GUAGAUGE, गेज बोसोन। W प्लस W माइनस Z0 से डिनोट करते हैं। तीनों का स्पिन 1 होता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बोसोन की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा 6 तरह के क्वार्क पार्टिकल पता चले हैं, जो हम आगे मतलब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये 6 टाइप के क्वार्क होते हैं, UDS CBT, इनका स्पिन हाफ होता है, तो ये फर्मियन की कैटेगरी में आते हैं। पाई मेसोन या फिर पायोन, पाई प्लस पाई माइनस पाई नोट, इनके लिए स्पिन 0 होता है, इन्हें पायोन कहते हैं या फिर पाई मेसोन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो पायोन का एक्सचेंज करते हैं। न्यूट्रिनो जो होते हैं उनका स्पिन हाफ होता है, तो वो फर्मियन होते हैं। अब तक के 3 प्रकार के न्यूट्रिनो में मिलते हैं, न्यू ई, न्यू म्यू और न्यू टाउ। तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वांटा होता है उसे हम ग्रेविटोन कहते हैं, इसका स्पिन 2 होता है। अभी तक इसको सिर्फ थ्योरेटिकली ही बताया गया है, एक्सपेरिमेंटली इसका वो नहीं हुआ है। तो इसे भी हम बोसोन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर म्यूओन है, म्यू प्लस म्यू माइनस, इनका स्पिन हाफ होता है। तो आपको ये याद रखने हैं पार्टिकल्स के नाम। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो होता है वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स के आधार पर दो तरह के क्लासिफिकेशन और होते हैं, लेप्टॉन और हेड्रोन। ठीक है, लेप्टॉन क्या होते हैं और हेड्रोन क्या होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे पार्टिकल जिन पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है, उन्हें हम हेड्रोन कहते हैं। और जिन पर वीक फोर्स लगता है उन्हें हम लेप्टॉन कहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा तो हेड्रोन, वीक फोर्स लगेगा तो लेप्टॉन। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ये ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, ये सब लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पायोन, ये आपके पास हेड्रोन है। कोई तरीका नहीं है, आपको ये सब याद ही करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने अभी तक फर्मियन और बोसोन पढ़ा है, ठीक है, तो लेप्टॉन जितने भी होते हैं, ये देखा गया है जितने भी लेप्टॉन होते हैं वो सारे फर्मियन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, ये तीनों हमने अभी भी देखा, तीनों फर्मियन थे, और ये तीनों ही लेप्टॉन है। तो लेप्टॉन तो सारे, अगर कोई लेप्टॉन पार्टिकल आ गया तो हमेशा ध्यान रखना वो तो फर्मियन होता है। लेकिन जो हेड्रोन होते हैं वो हेड्रोन फर्मियन भी हो सकते हैं और बोसोन भी हो सकते हैं। तो अगर हेड्रोन फर्मियन या बोसोन हुए तो उनका 2 अलग अलग नाम, मतलब उनका नोमेनक्लेचर कर दिया गया। तो देखो, जो हेड्रोन बोसोन होते हैं उन्हें हम मेसोन बोलते हैं, और जो हेड्रोन फर्मियन होते हैं उन्हें हम बेरियन कहते हैं। लेप्टॉन तो सारे ही फर्मियन है, तो उनका तो 2 नाम नहीं होंगे, लेकिन जो हेड्रोन होंगे वो 2 टाइप के होते हैं, फर्मियन भी हो सकते हैं, बोसोन भी हो सकते हैं। तो जो हेड्रोन हमारे फर्मियन होंगे उन्हें हम बेरियन कहेंगे, और जो हेड्रोन हमारे बोसोन होंगे उन्हें हम मेसोन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पायोन का स्पिन 0 होता है, तो पायोन जो होता है वो आपके पास मेसोन कहा जाएगा, क्योंकि पायोन कैसा पार्टिकल था? बोसोन था। अभी थोड़ी देर पहले टेबल में देखा था, तो वो बोसोन है। और दूसरा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, तो ये हेड्रोन भी हो गया। यानी कि पायोन जो है, एक तो वो न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और दूसरा उसका स्पिन 0 है तो वो बोसोन भी हो गया। तो ये हेड्रोन भी है और ये बोसोन भी है, और हेड्रोन और बोसोन जब मिल जाते हैं तो नाम बदल के क्या हो जाता है? मेसोन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपके पास स्पिन हाफ है,
ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो भी स्पिन हाफ है। ये बेरियन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो बाय डेफिनेशन वो कौन सी कैटेगरी में आए? हेड्रॉन की कैटेगरी में। पर क्योंकि उनका स्पिन हाफ है तो वो फर्मियन भी हुए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हेड्रॉन भी है और फर्मियन भी है। जब हेड्रॉन और फर्मियन मिक्स हो जाता है तो नाम बदल के क्या हो जाता है? बेरियन हो जाता है। ठीक है, बेरियन कणों में भी हमारे पास क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए इनका नाम न्यूक्लियन रख दिया गया है। और अगर इससे ज्यादा वाले कोई मास वाले पार्टिकल हुए तो उन्हें हम हाइपरॉन कहते हैं। ठीक है, हाइपरॉन के एग्जांपल जो है वो सिग्मा, 3 टाइप के, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, या फिर लैम्डा, या फिर ओमेगा माइनस। ठीक है, आगे इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है। हाँ, लेप्टॉन जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा लेप्टॉन सारे क्या थे? फर्मियोन थे। फर्मियोन थे तो फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करेंगे। बेरियन हमारे पास वो हेड्रोन थे जो कि फर्मियोन है, तो ये भी फर्मियोन, ये भी फर्मियोन, तो ये फर्मी डिराक को फॉलो करेंगे। और मेसोन जो थे वो सारे बोसोन थे, तो वो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, लेप्टॉन पे हमने बोल दिया कि वीक फोर्स लगेगा, मतलब लेप्टॉन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है। लेप्टॉन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हमारे पास 4 टाइप के फोर्स होते हैं: स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। तो इसमें हमने बोल दिया कि वीक तो लगेगा ही लगेगा और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वीक के अलावा आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटी भी लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, बस इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स कभी नहीं लगेगा। लेकिन जो हेड्रोन है उसमें सब लगेंगे, स्ट्रॉन्ग भी लगेंगे, वीक भी लगेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगेंगे, ग्रेविटेशनल भी लगेंगे। हेड्रोन में चारों लगेंगे। ओके, बाकी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गेज बोसोन आपके पास अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। गेज बोसोन क्या होता है? गामा, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस, जेड जीरो, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? गेज बोसोन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, ये देखिए। हाफ इंटीजर हुआ तो फर्मियोन होगा, और अगर इंटीजर हुआ तो पहले बोसोन होगा। फिर फर्मियोन जो है वो आपके पास लेप्टॉन और बेरियन कैटेगरी में आए। लेप्टॉन वो होंगे जिनका स्पिन हाफ होगा, बेरियन वो होंगे जिनका स्पिन भी हाफ होगा। करेक्ट, यहाँ पर 2 पार्टिकल के अंदर हमने बोल दिया था इसको अंदर, वो लेप्टॉन जो फर्मियोन होते हैं उन्हें हम बेरियन कहते हैं। ठीक है, लेप्टॉन पे आपके पास वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों लगते हैं, और जो बेरियन होता है, बेरियन आपके पास क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए हेड्रोन हो गए। वो आपके पास क्या हो गए? हेड्रोन हो गए। क्योंकि देखो, फर्मियोन में अगर वो लेप्टॉन और बेरियन में गए तो लेप्टॉन वो हैं जिन पे वीक फोर्स लगेगा, और बेरियन वो हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। तो बेरियन की कैटेगरी क्या हो गई आपके पास? हेड्रोन की कैटेगरी हो गई। तो ये चार्ट इतना मैटर नहीं करता है अगर आपको सब कुछ डेफिनेशन से समझ में आया हुआ है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चलते हैं। गेज बोसोन के लिए बोलते हैं कि उनका स्पिन हाफ होता है, वो बोसोन पार्टिकल होता है। W0 की बात करेंगे तो W0 पर चार्ज आपके पास 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर W प्लस, W माइनस और Z0 ये वीक फोर्स के क्वांटा होते हैं। इनके लिए स्पिन आपके पास कितना होता है? 1 होता है। ये बोसोन पार्टिकल होता है। चार्ज जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ उसका चार्ज प्लस ई माना जाएगा, जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ उसका ध्यान रखना माइनस ई माना जाएगा। अगेन ये वीक फोर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल का क्वांटा हमने बोल दिया ग्रेविटोन है, वीक का हमने बोल दिया गेज बोसोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमने बोल दिया फोटोन है। तो बचा कौन सा? बचा स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो क्वांटा होता है उसे हम कहते हैं ग्लूऑन। ठीक है, ग्लूऑन का स्पिन भी 1 माना जाता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आगे क्या आता है? अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल देखते हैं। हर पार्टिकल का जो है नॉर्मली देखा गया है, देख हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पार्टिकल पाया गया जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, स्पिन भी बराबर, चार्ज भी उसके बराबर, लेकिन ऑपोजिट यानी प्लस ई था। पर अगर प्लस ई था तो उसे प्रोटॉन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका मास प्रोटॉन के बराबर नहीं था। तो इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा गया और इसका नाम पॉजिट्रॉन रखा गया। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है सबका एंटी पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में रिलेशन क्या होगा? अगर किसी पार्टिकल का कोई एंटी पार्टिकल माना जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा यानी जो उसका मास होगा वो अपने पार्टिकल के बराबर होगा, उसका स्पिन पार्टिकल के बराबर होगा, उसकी लाइफ टाइम यानी उसका एवरेज लाइफ जो होगी वो हमारे पास उसके पार्टिकल के बराबर होगी। ठीक है, ये बराबर होते हैं, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज का साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑपोजिट साइन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि चार्ज का जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। अच्छा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट होगी। जब कोई भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं विलोपन, पेयर एनिलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन निकलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे तो 2 गामा निकले हैं। गामा का मतलब रेडिएशन निकली है, तो 1.022 MeV एनर्जी निकली है। ठीक है, प्रतिकण को या एंटी पार्टिकल को दर्शाने के लिए हम एक बार लगा देंगे उस पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर न्यूट्रिनो है और उसको ऐसे बनाया है तो उसका एंटी पार्टिकल के लिए उसके ऊपर बार लगा देंगे। ध्यान रखना, तो देखो एंटी न्यूट्रिनो के लिए न्यू बार, एंटी प्रोटॉन के लिए पी बार। कुछ पार्टिकल खुद के ही एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे गामा। गामा का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता है, गामा खुद ही माना जाएगा। पाई जीरो खुद का माना जाएगा, ईटा मेसोन खुद का माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच में काफी चीजें जो होती है वो विपरीत चिन्ह वाली होती है। जैसे कि चार्ज, पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होगा तो एंटी पार्टिकल का नेगेटिव होगा। लेप्टॉन संख्या, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेप्टॉन नंबर ऑपोजिट होगा। बेरियन संख्या ऑपोजिट होगी। स्ट्रेंजनेस ऑपोजिट होगी। चार्म नंबर ऑपोजिट होगा। आइसोस्पिन ऑपोजिट होगा। इन सब के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगेन कुछ टेबल दी हुई है जिसमें ये बहुत सारे पार्टिकल के नाम, उनका सिंबल, उनका चार्ज, उनका द्रव्यमान, उनका स्पिन, उनकी पहचान कि वो लेप्टॉन है या क्या है। माध्य आयु का मतलब है कि इतने टाइम तक ऑलमोस्ट वो पार्टिकल अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसके बाद या तो वो रेडिएशन इमिट कर देता है या डीके हो जाता है किसी दूसरे पार्टिकल में। और ये इधर इनके एंटी पार्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। इनमें रिलेशन क्या होता है पार्टिकल एंटी पार्टिकल में? मास सेम होता है, स्पिन सेम होता है, चार्ज में अगर पार्टिकल का पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, चुंबकीय आघूर्ण पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये कुछ चीजें आपको दे रखी है। अगेन ये सिर्फ आपको याद ही रखना है, इसमें समझने वाली कुछ चीज नहीं है। अब मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई एटम बन गया और बहुत सारे एटम से पदार्थ बन गया, वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो एंटी पार्टिकल है उससे भी कोई पदार्थ बनेगा, उसे हम एंटी मैटर कहेंगे। तो मैटर और एंटी मैटर में वही रिलेशन है जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का था। ठीक है, ये देखिए एक हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन है यहाँ पे तो इसमें प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ तो इसका पॉजिट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये एंटी हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब हम लेप्टॉन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेप्टॉन की डेफिनेशन तो हमने पहले भी देख ली थी कि लेप्टॉन के ऊपर जो है वो वीक फोर्स लगेगा और वीक फोर्स के अलावा इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है, बस इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास लेप्टॉन का जो है तीन तरह की फैमिली में इसको, तीन फैमिली में इसको क्लासिफाई किया गया। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली एंड टाउ फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली में दो पार्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। म्यूऑन फैमिली में दो पार्टिकल आएंगे, म्यूऑन और म्यू न्यूट्रिनो। टाउ फैमिली में तीन आएंगे, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, ध्यान रखना। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से आपके पास तीन तो न्यूट्रिनो ही हो गए। अब तीन न्यूट्रिनो जो यहाँ ध्यान रखना, तीन जो न्यूट्रिनो हुए हैं, सो हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के तो न्यूट्रिनो हो गए। और न्यूट्रिनो का जो चार्ज होता है ध्यान रखिएगा वो 0 होता है और इनका मास भी 0 माना जाता है। अब तीन टाइप के और बने, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। तीनों के ऊपर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये तीनों जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, सबका चार्ज सेम है। और क्योंकि सारे लेप्टॉन है, सबका स्पिन हाफ है, तो हमारे पास 6 टाइप के क्योंकि लेप्टॉन हो गए तो इन 6 के एंटी पार्टिकल भी होंगे, तो इन सब के एंटी लेप्टॉन होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो ये क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो था ना, तो इसका एंटी पार्टिकल कैसे बनाएंगे? बार लगा के। तो ये एक इस पे बार लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का हो गया ई प्लस, ये म्यूऑन के ऊपर बार लग गया, ये म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल म्यू प्लस, ये टाउ के ऊपर बार लग गया और ये टाउ का प्लस। इसमें से तीन प्रकार के तो एंटी न्यूट्रिनो हो गए। ई प्लस को हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं और यहाँ पर हमारे पास म्यू प्लस, इसे हम एंटी म्यूऑन बोलते हैं या म्यू प्लस ही बोलेंगे, टाउ प्लस भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव टाउ बोलते हैं, ये एंटी पार्टिकल है। ठीक है, अगेन वो सारी क्वालिटी दे रखी है, कौन सी चीजें सेम होती है और कौन सी नहीं। अच्छा, ये डीके कैसे होते हैं ये देखो, म्यूऑन और एंटी म्यूऑन जो है वो आपके पास किस तरह से डीके होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि ये जो म्यू माइनस होगा, है ना, ये म्यू माइनस आपके पास दो तरह से डीके हो सकता है। ये म्यू माइनस तीन पार्टिकल्स में डीके हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक म्यू न्यूट्रिनो निकलेगा
और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल निकलेगा, या फिर म्यू माइनस में एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो और म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो। ये क्यों होते हैं वो हम कंजर्वेशन लॉज में देखेंगे, पर आपको ये दो तरह की इसकी डीके प्रोसेस, यानी कि इन तीन पार्टिकल्स में डीके होकर अपनी खुद के अस्तित्व को खत्म कर लेगा। इसी तरह से आपके पास ये जो म्यू माइनस है उसका देख रखा है कि इस अगर वो इन तीनों में डीके होता है तो इसमें इतना टाइम लगता है इसको। इसी तरह से टाउ माइनस जो होता है वो इन तीनों में जा सकता है, इन तीनों में जा सकता है, इसमें जा सकता है, इनमें जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल का कोई ज्यादा यूज है नहीं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन ऑपोजिट होता है, सो ये वाला पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली पूरी थ्योरी है पूरे चैप्टर में। ओके, यहाँ पर भी यही लिख रखा है कि इन तीनों का फर्मी डिराक उसको स्टेटस को फॉलो करते हैं क्योंकि ये फर्मियोन है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, लेप्टॉन नंबर अब बात करते हैं। लेप्टॉन नंबर जो होता है, जितने भी हमारे पास 6 लेप्टॉन है, 6 लेप्टॉनों को हम लेप्टॉन नंबर देंगे +1, और इनके जो 6 एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी लेप्टॉन्स है, उन्हें हम देंगे -1। तो लेप्टॉन नंबर +1 मांगेंगे पार्टिकल के लिए और एंटी पार्टिकल के लिए -1। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में किसको +1 मिलेगा, किसको -1, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल पार्टिकल थे लेप्टॉन में, तो इनके लिए Le बोलेंगे। ध्यान रखना, इनके लिए L के नीचे E लगना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फैमिली है। E हो जाएगा, और इनके दो पार्टिकल है, इनके लिए Le-1। सिमिलरली इसके लिए L म्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि ये म्यूऑन फैमिली है, और ये -1 हो जाएगा। टाउ के लिए L टाउ, और ये हो जाएगा। अब हमारे पास कभी भी कोई रिएक्शन होगा तो प्रत्येक फैमिली इंडिविजुअली उनकी लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन होगा। अगर किसी आपको एग्जाम में एक रिएक्शन दे दी जाए और बोला जाए कि बताओ ये होगा कि नहीं होगा, तो आप उसमें लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन चेक करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाली रिएक्शन नेचर में पाई जाती है, अगर ये पाई जाती है तो अपन लेप्टॉन नंबर देखते हैं इसका। इधर आपके पास न्यूट्रॉन है और इधर प्रोटॉन है, क्योंकि ये लेप्टॉन है ही नहीं तो इनको लेप्टॉन नंबर हम देंगे ही नहीं। अब ये E+ है, E+ हमारे पास क्या था, E+ हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो इसके लिए Le डिफाइन था, तो इसके लिए Le की वैल्यू -1 थी। और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो होता है न्यू ई, उसका एंटी पार्टिकल है। आप ऊपर देखेंगे इसके लिए भी Le की वैल्यू कितनी है, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में Le की वैल्यू -1 सेम है, इसलिए ये रिएक्शन होती है। पर ये वाली रिएक्शन नहीं देखी गई है, क्यों, क्योंकि इसके लिए तो आप देखेंगे तो Le की वैल्यू इसके लिए तो हो जाएगी -1। इधर आपने न्यूट्रिनो रख रखा है, न्यूट्रिनो के लिए हमने देखा कि Le की वैल्यू +1 होती है। तो लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं देखी गई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिएगा कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, खुद देखना इसमें, क्यों, क्योंकि आपके पास इसका ये मतलब है कि आप दोनों टाइप के जो न्यूट्रिनो है उनको सेम नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों टाइप को अगर सेम मानते, दोनों टाइप को भी अगर अपन सेम मानते तो हमारे पास ये दोनों ही पॉसिबल हो जाता, राइट, बट ऐसा नहीं है। तो ये दो अलग प्रकार के कण हैं, और यहाँ पर ये अब आप देख लीजिएगा कि ये रिएक्शंस होती है और ये रिएक्शंस नहीं होती है। इनका लेप्टॉन नंबर से आप कीजिए। म्यूऑन पार्टिकल जो है वो मेसोन पार्टिकल नहीं है, आपके पास म्यूऑन जो है वो मेसोन नहीं है। चलिए, अब आपके पास मेसोन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मेसोन क्या होते हैं, मेसोन हमने देखा था कि वो हेड्रोन होंगे। मेसोन आपके पास क्या होगा, मेसोन आपके पास वो हेड्रोन पार्टिकल होंगे जिनका स्पिन 0 होगा। मेरा लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, अगर लैपटॉप की बैटरी चली जाती है तो हमारा लेक्चर जो है हम नेक्स्ट उससे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मेसोन हमारे पास ऐसे हेड्रोन पार्टिकल होते हैं जिनका स्पिन जो है वो 0 होता है। सारे मेसोन बोसोन पार्टिकल होते हैं। अब आप मेसोन देख लीजिए, मेसोन में हमारे पास लाइट और हेवी दोनों टाइप के होते हैं। लाइट जो होते हैं वो पाई मेसोन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पाई+, पाई- और पाई0। तीनों का मास आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इनका डीके पाई+ जो है वो म्यू+ और म्यू न्यूट्रिनो में चला जाता है, कितने टाइम में, इतने टाइम में, और ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है। 3 रिएक्शन आपको दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास ईटा मेसोन भी होता है, और ये 4 टाइप के और मेसोन होते हैं जिन्हें के मेसोन बोलते हैं या कायोन बोलते हैं। K+, K-, K0, K0 बार, मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। जिसमें से ईटा मेसोन हमारे पास न्यूट्रल होता है, उसका मास आपको दे रखा है, उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज कुछ आपको दे रखी है। और ये ईटा नोड जो है 3 तरह से डीके भी हो जाता है, खुद का एंटी पार्टिकल है। के मेसोन जो है वो अंतरिक्ष से पता चला है, ये 4 तरह के नहीं होते हैं, 2 इसमें पार्टिकल है और 2 उनके एंटी पार्टिकल है।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा K प्लस को पार्टिकल माना जाता है और K माइनस को एंटी पार्टिकल, K0 को माना जाता है ये यहाँ पर आ गया, ये रहा K प्लस, K नोट इस तरह से दिया हुआ है। हाँ, K मेसोन के लिए एक नई क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं विचित्रता, स्ट्रेंजनेस। ध्यान रखना ये सिर्फ आयोन के लिए होती है। तो इसमें K प्लस और K0 को तो हम S की वैल्यू +1 मानते हैं और K माइनस और K नॉट बार इनके लिए हम, क्योंकि एंटी पार्टिकल है तो S इक्वल टू -1 मानते हैं। और सिर्फ कायोन के लिए ये डिफाइन हुआ है, इसलिए जो पायोन और ईटा मेसोन था, यानी पाई मेसोन और जो ईटा मेसोन था, इनके लिए हम स्ट्रेंजनेस को 0 मानते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा उसमें तो ये कंजर्वेशन रहेगा। कैसे कंजर्व होगी? जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर को कंजर्व कराया वैसे इस नंबर को भी कंजर्व कराएंगे, लेकिन वीक में ये कंजर्व रहे जरूरी नहीं है। ठीक है। अगेन यहाँ पर ये कुछ तरह के मेसोन दिए हुए हैं, नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, ये वाले जो मेन है वही पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेरियन। बेरियन में हमने देखा था कि ऐसे हैं जो हेड्रॉन भी रहेंगे और हमारे पास स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हेड्रॉन होंगे, लेकिन उनका स्पिन जो होगा वो फर्मियन के बराबर होगा, तो 1/2 या 3/2 होगा। तो अब तक एक ही ऐसा पार्टिकल मिला जिसका स्पिन 3/2 होता है, उसे हम ओमेगा माइनस बोल देते हैं। और बाकी दो तरह के बेरियन तो हमारे पास पता ही है, न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इनका मास दिया हुआ है, दोनों का स्पिन दिया हुआ है। प्रोटॉन बहुत स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन बहुत स्टेबल होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो कितने टाइम बाद, 889 सेकेंड बाद डीके हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्रोटॉन तो स्थायी रहेगा, तो उसका कभी डीके नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अगर नाभिक से बाहर आइसोलेटेड घूम रहा है तो थोड़े टाइम बाद वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो दे देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। इसमें हाइपरॉन आए। हाइपरॉन वो बेरियन होते हैं जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या 0 नहीं होती है। ये ध्यान रखना, हाइपरॉन की डेफिनेशन होगी स्ट्रेंजनेस उनका 0 के बराबर नहीं होगा। तो S इक्वल टू -1 हो सकते हैं। अगर S इक्वल टू -1 वाले बेरियन होंगे तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? उसमें आपके पास लैम्डा होगा जिसका चार्ज 0, स्पिन हाफ होगा, और ये इस तरह के डीके प्रोसेस है। सिग्मा 3 टाइप के होंगे, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0। इनके मास आपको दे रखे हैं और इनकी एवरेज लाइफ आपको दे रखी है, इनका डीके मोड आपको दे रखा है। ये आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई समझने वाली कोई चीज नहीं है। S इक्वल टू -2, S इक्वल टू -3 के अंदर भी होते हैं। इसमें कास्केड या जाई बोलते हैं। सिंबल ये है आपके पास, जाई 0, जाई माइनस को पार्टिकल बोलते हैं और जाई प्लस और जाई नोट बार इनका एंटी पार्टिकल हो जाता है। S इक्वल टू -3 वाला हमारे पास क्या होता है? केवल और केवल ओमेगा होता है, तो ओमेगा माइनस जो होता है वो 3 टाइप का हमारे पास यहाँ पर इसका डीके प्रोसेस दिया हुआ है। ओके। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। वो टेबल वैसे तो ये रही, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उसमें से देख लीजिएगा। ये देखिए वही जो हमने अभी तक पढ़ा है वही यहाँ पे दिया हुआ है। गेज बोसोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गेज बोसोन की जो टेबल है वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए। वो कौन किसका वो है, क्वांटा है। अब फंडामेंटल इंटरेक्शन 4 टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के अंदर होती है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी एग्जांपल है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में नाभिक के अंदर जो फोर्स लगता है, रिपल्सिव, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम चार्ज होने के बावजूद हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाता है, तो बहुत कम रेंज का होता है। 10⁻⁻15 मीटर में अगर कोई पार्टिकल रखे हैं तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह को इसको रिएक्शन बोलते हैं। डायग्राम को समझने की जरूरत नहीं, केवल डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जाम उसकी डेफिनेशन देनी है। हाँ, एक इस कपलिंग फैक्टर ध्यान रखना, कपलिंग कांस्टेंट या जो कपलिंग फैक्टर होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो उनकी यहाँ पर वैसे इस तरह से दे रखा है, लेकिन इसकी टेबल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये ग्रेविटेशनल है सारे, एक टेबल है उसमें ही आपको सारा याद रह जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 तरह के इंटरेक्शन का नाम लिखा हुआ है। इन चारों का क्वांटा, प्रबल का होता है ग्लूऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोटोन, वीक का गेज बोसोन और ग्रेविटेशनल का ग्रेविटोन। इनका जो कपलिंग फैक्टर होता है वो इनकी स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग वाले का 1 है, इसकी स्ट्रेंथ को अगर आप 1 बोलते हैं,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 1/137 है देखो। तो अगर ये 1 है तो ये 1/137 कितना कम हो जाता है, और ये देखिए 10⁻⁵ यानी कि 1/10⁵ तो ये और कम हो गया। और सबसे वीक आपके पास ग्रेविटी होती है 1/10⁻39, तो सबसे कम कमजोर कौन सा हुआ, ग्रेविटी। उससे कम कौन सा हुआ, वीक। उससे कमजोर कौन सा, सॉरी, सबसे कम कमजोर कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, वीक। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इनकी रेंज, किस रेंज में पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगेंगे, अगर दो पार्टिकल 10⁻15 मीटर हैं तो ही ये फोर्स लगेगा, इससे ज्यादा दूरी कर दी नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंफिनिटी तक चले जाओ तो भी लगेगा। वीक फोर्स 10⁻18 मीटर के पास में रहेगा तो ही लगेगा, और ग्रेविटेशनल के लिए भी इंफिनिटी। टिपिकल रिएक्शन टाइम जो है वो कोई नहीं पूछता है। अब कंजर्वेशन लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। दो टाइप के कंजर्वेशन होंगे, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेटेड। एग्जैक्ट कौन से होंगे, एग्जैक्ट वो होंगे जो चारों टाइप के रिएक्शन में वैलिड रहेंगे। चारों में कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, चारों में जो वैलिड रहेंगे उन्हें हम एग्जैक्ट बोलेंगे। और ये है एग्जैक्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियन नंबर। जो अप्रोक्सीमेट है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग में तो रहते हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग में तो रहेंगे लेकिन वीक में नहीं रहते। मतलब एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस तो वो होंगे जो सब में रहेंगे, और अप्रोक्सीमेटेड वो होंगे जो कुछ में रहेंगे कुछ में नहीं रहेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग में रहेंगे वीक में नहीं रहेंगे। तो ये चार टाइप के हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो होती है वो तो हर रिएक्शन में ही रहती है हमारे पास। तो जैसे न्यूट्रॉन का डीके है प्रोटॉन में, तो इसमें अगर अपन देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन, तो न्यूट्रॉन का मास निकालो mc² से, प्रोटॉन का निकालो और माइनस कर दो। माइनस करने से आपको इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है, जिससे पता चल गया कि एनर्जी कंजर्वेशन है। इसी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन में ये देखिए पाई माइनस का मान लीजिए डीके है। अब शुरुआत में जो पायोन था मान लीजिए अगर वो स्थिर अवस्था में है, तो लास्ट में जो दो पार्टिकल बनेंगे अगर ये जा भी रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर वो स्थिर अवस्था में था तो पाई वाला जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम 0 है। लेकिन अगर बाद में म्यूऑन और एंटी न्यूट्रिनो बन गए और अगर उनके मोमेंटम ये हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी 0 होना चाहिए, इसलिए इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल जाएगा। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम से सपोज हम कायोन का डीके देते हैं, तो शुरुआत में अगर इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट होगा, ताकि वो ऐड होके 0 हो जाए। चार्ज कंजर्वेशन तो हमें दिख ही रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गया है गामा प्लस न्यूट्रिनो। अब इसका भी चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, जबकि इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये रिएक्शन नहीं होती है, तो फॉरबिडन है। लेकिन ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि इधर देखो पाई प्लस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर म्यू प्लस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसका चार्ज 0, तो प्लस हो गया। इस पे इधर पे प्लस है, इधर पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आपके पास चार्ज कंजर्वेशन है। अब लेप्टॉन नंबर देखिए, लेप्टॉन नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि इंडिविजुअल फैमिली की अपनी अपनी फैमिली के होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी लेप्टॉन है और ये भी लेप्टॉन है ना। म्यू माइनस का लेप्टॉन नंबर भी 1 है और ई माइनस का लेप्टॉन नंबर भी 1 है, फिर ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि म्यू में आप बोलोगे एल म्यू की बात, उसके लिए एल म्यू 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एल ई की वैल्यू 1 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एल म्यू कर दिया, तो राइट हैंड साइड में एल म्यू की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 0, क्योंकि उधर कोई म्यूऑन है ही नहीं, तो कंजर्वेशन नहीं हुआ ना, इसलिए ये सारी की सारी रिएक्शन आपके पास इनवैलिड होती है, ठीक है। तो आपके पास लेप्टॉन नंबर में हमेशा कंजर्वेशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए ये बता, वापस वही चीज बोल रहा है। अब लेप्टॉन के हिसाब से देखो ये संभव है। इधर देखो म्यू प्लस है, तो म्यू प्लस के लिए एल म्यू की वैल्यू -1 थी, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल था। ई प्लस के लिए एल ई की वैल्यू -1 थी। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इसके लिए एल ई की वैल्यू +1 थी, और ये म्यू न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, तो इसके लिए एल म्यू की वैल्यू -1 थी। अब आप देखो दोनों साइड में एल म्यू कंजर्व है क्या, यस। लेफ्ट हैंड साइड में एल म्यू की वैल्यू -1 आ रही है, राइट हैंड साइड में -1 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अच्छा पॉजिट्रॉन का ये है, और ओके 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 ओके, हाँ कंजर्व देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एल ई है ही नहीं, तो एल ई की वैल्यू 0 आ रही है, और राइट हैंड साइड में ये -1 और ये +1, -1 +1 मिलके क्या हो रहा है, 0, तो दोनों साइड में एल ई की वैल्यू तो 0 आ रही है, और दोनों साइड में एल म्यू की वैल्यू -1 आ रही है, तो लेप्टॉन फैमिली या लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है, तो ये वैलिड है, ओके।
चलिए यहाँ पर वो जो मैंने अभी समझाया वो दिया हुआ है। इसी तरह से बेरियन नंबर जो होता है, ध्यान रखना, वो भी आपके पास हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये प्रोटॉन जो है वो E प्लस और इसमें माइनस मान लीजिए जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बेरियन नंबर है वो कंजर्व होता है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो इस ये देखिए, अगर आप इसमें देखें तो इसमें लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन हो रहा है, लेप्टॉन नंबर इसमें कंजर्वेशन हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का लेप्टॉन संख्या 0 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लेप्टॉन है ही नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में E प्लस है। E प्लस का लेप्टॉन नंबर क्या होगा, L इक्वल टू -1, और न्यू ई का लेप्टॉन नंबर हमने देखा था कितना था, +1। दोनों का टोटल मिला हो तो एल ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, यानी दोनों साइड में लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है। तो ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेरियन नंबर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो बेरियन है प्रोटॉन, तो इसके लिए बेरियन संख्या 1 मानी जाएगी, पर राइट हैंड साइड में बेरियन है ही नहीं। करेक्ट, राइट हैंड साइड में बेरियन है ही नहीं, तो B इक्वल टू 0 माना जाएगा। तो क्योंकि इसमें बेरियन संख्या कंजर्व नहीं हो रही है, इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होती है। तो बेरियन के लिए आपके पास बेरियन संख्या कंजर्वेशन रहनी चाहिए। तो ये देखिए, ये देखो लिख रखा है ना। अब इसके अलावा आइसोस्पिन, आइसोस्पिन पहले तो देख लीजिए आपके पास होता क्या है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये देखा गया है कि उनकी जो रिएक्शन होती है वो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करती, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन लगेगा जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है। तो इस और इन दोनों का द्रव्यमान भी लगभग बराबर है, स्पिन भी लगभग बराबर है, तो सब कुछ बराबर होने के लिए ऐसा माना गया कि क्यों ना इन दोनों को एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग अवस्थाएं मान ले, मतलब क्योंकि सब कुछ तो दोनों का सेम ही है, तो एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग स्टेट बोल दो। तो इसलिए एक पार्टिकल बोल दिया न्यूक्लियन और उसकी दो अलग अलग स्टेट बोल दिया, तो ये डबलेट फॉर्म में आ गए। डबलेट क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल है। उसी तरह से पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, इन्हें ट्रिपलेट बोल दिया। ये आपके पास सिग्मा है, इन्हें भी ट्रिपलेट बोल दिया। कायोन आपके पास डबलेट हो गया, के माइनस के नोट बार भी डबलेट हो गया, कास्केड या जाई को भी डबलेट मान लिया। और क्योंकि लैम्डा नॉट, ईटा नॉट, ओमेगा माइनस ये अकेले अकेले थे, है ना, तो इन्हें सिंगलेट मान लिया गया। अब ये सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इनके आधार पर क्या, इनको एक आइसोस्पिन नंबर दे दिया गया। इस क्वांटम नंबर को हम आइसोस्पिन कहते हैं। तो किसी आइसोस्पिन को हम क्या डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, और उसके जो z कंपोनेंट होंगे उनकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, 2i + 1 पॉसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सिंगलेट हुआ, कोई वैल्यू सिंगलेट है तो उसके लिए i = 0 माना जाएगा। जब i = 0 यहाँ पे रखो तो 2 × 0 + 1 कितना आ रहा है आपके पास, 1, यानी कि i = 0 के लिए आपको केवल एक वैल्यू मिलेगी और वो सिंगलेट होगी। तो i = 0 के लिए, और जो ये जो 2i + 1 है ना z कंपोनेंट, इसे हम i3 बोलेंगे। 3 क्यों? क्योंकि x कंपोनेंट को 1 बोलो, y कंपोनेंट को 2 बोलो, तो z कंपोनेंट कौन सा होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पर i और i3 बोलेंगे। तो सिंगलेट के लिए क्या होगा, सिंगलेट के लिए आपका i = 0 होगा, राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग i3 भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि i3 की वैल्यू कितनी होगी, 2i + 1 होगी। और अब ये सिंगलेट होगा, ये आपके पास सिंगलेट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर i3 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है ना, एक वैल्यू मिल गई, हालांकि वो वैल्यू 0 है पर नंबर तो एक मिल रहा है। अब देखो, अगर i की वैल्यू 1 हो जाती है, i की वैल्यू 1 होते ही आपके पास 2i + 1 कितना वैल्यू हो जाएगी, 2 × 1 + 1, और 2 × 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी 3 वैल्यू मिलेगी। तो 3 वैल्यू का मतलब हो जाएगा i3 की वैल्यू +1, i3 की वैल्यू -1 और i3 की वैल्यू 0, +1 -1 0, ये 3 वैल्यूज मिल जाएगी। और अगर i = 2 मिलता है, 2 नहीं, मान लीजिए i = तो ये तो ट्रिपलेट हो गया, ये तो आपके पास क्या हो गया, सीधा ट्रिपलेट मिल गया। ध्यान रखना, आपको सिंगलेट मिला है क्योंकि आपको एक वैल्यू मिली थी, सिंगलेट आपको एक वैल्यू मिली है, ट्रिपलेट आपको 3 वैल्यू मिली है। तो डबलेट के लिए कैसे करोगे, डबलेट के लिए i = 1/2 होना चाहिए, तभी अगर आप 2i + 1 निकालोगे तो 2 × 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस कंडीशन में आपको i3 की वैल्यू क्या मिलेगी, +½ और -½ ये वैल्यूज डबलेट हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है, तो यहाँ पर जो आप i की वैल्यू रखते हो उसी का आपको प्लस से माइनस तक जाना है। जैसे i = 0 रखोगे तो प्लस माइनस का कुछ होगा ही नहीं, सिंगल वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब i = 1 रखोगे तो +1 और -1 इनके बीच में आने वाले सारे इंटीजर आपको लेने हैं। तो +1 मतलब एक एक ऐड करते जाओ, +1 जो है और -1 जो है, मिनिमम से लेके, मिनिमम कितना था, -1 था। अब इसमें
+1 ऐड करो कितना हो जाएगा 0, फिर +1 ऐड करो कितना हो जाएगा 1। कब तक? जब तक आपके पास -1 और +1 की बीच की सारी वैल्यू। सिमिलरली 1/2 है तो 1/2 में कितना हो जाएगा आपके पास +½ और -½ हो जाएगा। सो ये यहाँ पे समझाया हुआ I=½ I3 की वैल्यू आपके पास डबलेट हो जाएगा और ये ट्रिपलेट है। अब हमारे पास क्या होता है कि चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर पार्टिकल्स के लिए देखिए ये नंबर कैसे डिफाइन होता है। सिंगलेट के लिए देखो दिया हुआ है, ये सिंगलेट है। सिंगलेट के आपके एग्जांपल है ईटा नॉट, लैम्डा नॉट, ओमेगा नॉट। इनका आई तीनों का ही 0 होगा और इनका जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो भी 0 होगा क्योंकि तीनों सिंगलेट है। डबलेट में हमारे पास देखो ये 2 हैं, ये 2 हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कास्केड्स आई है, ठीक है। सबके लिए क्योंकि डबलेट है तो सबके लिए आई की वैल्यू 1/2 होगी, तभी इनके लिए +½ -½ इनके I3 के कंपोनेंट हो जाएंगे। ट्रिपलेट में आपके पास 3 होना चाहिए तो ये पायोन है और ये सिग्मा है। जाहिर सी बात इनके लिए I1 होगा, तभी 2i + 1 से हमें 3 वैल्यू मिलेगी, +1 से -1। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ये आइसोस्पिन होता है। अब यहाँ पे इसका कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जितनी भी होगी उन सब में आइसोस्पिन यानी आई वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो I3 होगा, आई तो सब में कांस्टेंट करना है, लेकिन जो I3 होगा वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कंजर्व रहेगा। इसका मतलब वीक में वो कंजर्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और वीक में कंजर्व नहीं रहता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट वाला नहीं कैटेगरी में डाला है, इसको अप्रोक्सीमेट वाली कैटेगरी में डाला है क्योंकि कुछ में ये कंजर्व रह रहा है और कुछ में ये कंजर्व नहीं रह रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, इस एग्जाम्पल में कैसे कंजर्वेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये टेबल यहाँ पर दी हुई है, सबसे पहले हम I3 को करवाते हैं। तो पाई का जो I3 है, पाई माइनस है ना, तो इसकी वैल्यू है -1। प्रोटॉन का जो हो जाएगा +½ हो जाएगा, इसकी वैल्यू सिग्मा माइनस की थी -1 और कायोन प्लस की थी +½ दोनों साइड में टोटल करो या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो I3 का कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में देखो I3 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो ये होती भी नहीं है, ठीक है, ये प्रबल अनोनिक जैसे नहीं होती है। वीक में ये रूल लगता ही नहीं है, तो सपोज ये एक रिएक्शन है जो कि वीक रिएक्शन होती है एक्सपेरिमेंटली और इसमें ये कंजर्व नहीं हो रहा है, कंजर्व नहीं हो रहा है, फिर भी ये देखा गया है कि ये रिएक्शन होती है, लेकिन वो कौन से इंटरेक्शन से होती है, वीक इंटरेक्शन से होती है, क्योंकि वीक में इसका कंजर्व होना जरूरी नहीं है। अब स्ट्रेंजनेस का मतलब समझते हैं। स्ट्रेंजनेस को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ फैमिली जो है जैसे ये वाले पार्टिकल हैं, इनका एक साथ 2 का जनरेशन होता है, जैसे लैम्डा और कायोन एक साथ निकल रहा है, सिग्मा और कायोन एक साथ निकल रहा है, उसी तरह से जो ये कुछ रिएक्शंस है, एक्चुअली इन रिएक्शन में ये 2 पार्टिकल का एक साथ प्रोडक्शन होना किसी भी इंटरेक्शन से समझाया नहीं गया, तो इसके लिए क्या हुआ, एक नया नंबर डाल दिया स्ट्रेंजनेस। ओके, और ये स्ट्रेंजनेस जो है फिर ये नंबर दिया गया और इसको समझाया गया कि स्ट्रेंजनेस का जो कंजर्वेशन है वो कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंजनेस जो है मतलब इनका स्ट्रॉन्ग से इनका प्रोडक्शन हो रहा है पर डीके स्ट्रॉन्ग से नहीं हो रहा है, और वीक से इनका डीके हो रहा है, 2 पार्टिकल का एक साथ प्रोडक्शन हो रहा है। ये बहुत विचित्रताएं थी, इसलिए इनको समझाने के लिए एक नंबर ही डाल दिया किन्होंने, गेलमान निश्चित ने, और एक क्वांटम नंबर दिया जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से एसोसिएटेड थी, इसका नाम रखा गया स्ट्रेंजनेस। आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, गेलमान निशिजिमा रिलेशन लिखिए, तो ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। चार्ज में आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट में, बेरियन नंबर में और स्ट्रेंजनेस नंबर में एक रिलेशन होता है जिसे हम गेलमान निशिजिमा रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो B+S नंबर होता है इसे Y से डिनोट करते हैं और इसे हाइपर चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रिलेशन हमें पता है। अब हम देखिए कुछ रिएक्शन के लिए चेक करते हैं, स्ट्रेंजनेस जो है वो किसके लिए कितनी होगी, वो यहाँ टेबल में दी हुई है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। ये देखिए I3, B, S और Y तो आप निकाल सकते हो क्योंकि Y की वैल्यू कितनी होती है, B+S, तो जो भी इस कॉलम में होगा, जो भी इस कॉलम में होगा उसको जोड़ दीजिए, और यहाँ से भी निकाल सकते हो, गेलमान निशिजिमा रिलेशन से भी निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू कितना था, I3 + B+S/2, वो भी उस फॉर्मूले से भी, अगर आपके पास I3 है, B है, मतलब चार्ज है ना आपके पास, Q है, I3 है और B है, तो आप S निकाल सकते हो। आपको हर पार्टिकल का देखो चार्ज पता होता है, ये पाई प्लस है, इसके लिए जाहिर सी बात है Q की वैल्यू +1 है,
और I3 की वैल्यू भी हम देख चुके हैं। और क्योंकि ये मेसोन है तो बेरियन नंबर क्या रहेगा, 0। बेरियन के लिए ही बेरियन नंबर दिया जाएगा ना, मेसोन के लिए तो नहीं दिया जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज आपको, क्योंकि स्ट्रेंजनेस मैं नहीं चाहती आप याद रखो, तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, गेलमान निशिजिमा। ये देखिए, अब आपको किसी भी पार्टिकल का चार्ज पता है, I3 हमने देख लिया, और B अगर आपको पता है, तो इस फॉर्मूले में रख के आप उसके लिए स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर टेबल जो बनाई हुई है उसमें आप देखिएगा और आपके पास सबकी स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। तो ये स्ट्रेंजनेस आपके पास आ गई मेसोन की, और ये आपके पास आ गई बेरियन की, ये बेरियन की स्ट्रेंजनेस। ठीक है, अब इसका कंजर्वेशन, तो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर तो क्या रहती है, ये कंजर्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल देखिए, ये रिएक्शन है, स्ट्रेंजनेस आप ऊपर टेबल में से देखिएगा, स्ट्रेंजनेस इधर 0 है, राइट हैंड साइड में भी 0, तो ये तो पाई जाती है, इसमें नहीं हो रहा है तो ये नहीं पाई जाती है। अब ये अलाउड है, सॉरी ये फॉरबिडन है, अलाउड है, फॉरबिडन है, अलाउड है, स्ट्रेंजनेस से आप इसको चेक कर सकते हैं। पेरिटी कंजर्वेशन आपके पास कितना होता है, ओके इसके बाद वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।